हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th का जो एंट्रेंस होता है राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय का, उसका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। तो आज का जो हमारी क्लास है वो क्वेश्चन पेपर को डिस्कस हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग खाली आज जीएस और रीजनिंग का पोर्शन ही करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 3 पार्ट में पेपर आता है, तो जीएस और रीजनिंग वाला पोर्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर की तरफ ध्यान दीजिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों सामने। यहाँ पर हमें सबसे पहले टाइमिंग बताइए, टाइमिंग कितनी है? 2 घंटे 15 मिनट की है। ये क्वेश्चन पेपर मुझे साइंस स्ट्रीम का मिला था, खाली कॉमर्स और आर्ट्स का नहीं मिला, तो मैं साइंस का ही करवा के बता रहा हूँ, क्योंकि जीएस और रीजनिंग जो है वो दोनों में सेम होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि टोटल 101 क्वेश्चन है, जिसके अंदर से 100 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है और 1 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों। इसमें बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग आर यूज्ड इन सीटी स्कैन। इसमें से कौन सा जो है सीटी स्कैन में यूज़ किया जाता है। अगर आप लोगों को ये पता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताते जाएँ, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे आप लोग आजकल अपनी हर एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, वैसे ही आप लोग प्रॉब्लम शेयर करते रहो, ताकि मैं उसका समाधान दूं और आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी भी करते रहो। तो इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है एक्सरे, दूसरा है अल्ट्रासाउंड, तीसरा है इंफ्रारेड और चौथा है रेडियो वेव्स। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो इसमें पूछा गया है कि सीटी स्कैन के अंदर इसमें से कौन सी यूज़ होती है। तो मैं इसका आंसर बता दूं, सीटी स्कैन के अंदर एक्सरे यूज़ होती है और एक सीटी स्कैन 300 एक्सरेज के बराबर होता है। आपने देखा होगा ना, बॉडी का एक्सरे जब हम लोग कराते हैं, एक्सरे इमेजिंग करवाते हैं, तो एक सीटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर होता है। और एक्सरेज जब हमारी बॉडी की इमेज बनाती है, तो वो एक ऐसी वेव्स होती हैं, लाइट होती है, जो हमारी बॉडी को क्रॉस करके चली जाती है, जिसके कारण जो है कैंसर जैसी बीमारी का भी खतरा होता है। इसीलिए हमें ज़्यादा एक्सरे और सीटी स्कैन भी नहीं कराना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आप लोग ध्यान दें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कालिदास इज नॉट अ प्ले। इसमें से कौन सा कालिदास का जो पार्ट है वो एक प्ले नहीं है, एक नाटक नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, एक है विक्रमोर्वशीय, दूसरा है मालविका अग्निमित्र और तीसरा है मेघदूत और चौथा है अभिज्ञान शकुंतलम। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है विक्रमोर्वशीय। बाकी 3 के 3 जो है, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों के तीनों जो है एक प्ले हैं, एक नाटक हैं। और खाली यहाँ पे विक्रमोर्वशीय जो है वो एक नाटक नहीं है, वह एक लेख है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? हु अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर को कौन चुनता है भारत के? तो पहला ऑप्शन है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, जो कि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। और तीसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चौथा है पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति ही इसका चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। होस्ट कंट्री ऑफ फीफा 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018, यानी फीफा वर्ल्ड कप को ही हम लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप भी बोलते हैं। ये इस वर्ल्ड कप को किसने होस्ट किया था 2018 में? तो आंसर है आपके पास जर्मनी, रशिया, पोलैंड और जापान। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों रशिया, यानी कि 2018 में रशिया ने इसे होस्ट किया था। 2021 में जो होने वाला है उसे जापान होस्ट करेगा। ठीक है, अगर होता है तो उसको होस्ट करेगा जापान, और जो 2020 में हुआ था उसे कतर ने होस्ट किया था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे खेल से संबंधित भी आपको पता होना चाहिए। अगर हॉकी वगैरह में कोई अच्छी अचीवमेंट मिलती है, कोई कप वगैरह अगर इंडिया जीतता है, या फिर कि जैसे आईपीएल वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रिकेट से रिलेटेड पूछ सकता है, फुटबॉल से रिलेटेड पूछ सकता है, चेस से रिलेटेड पूछ सकता है। तो इन सभी में भी आपकी रुचि थोड़ी बहुत होनी चाहिए। यही सब चीज़ें देखी जाती हैं हमारी करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय हुम द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वॉज कंसिडर्ड एज द सोल एंड द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? ऐसा किसने कहा था? पहला ऑप्शन है
के.एम. मुंशी ने कहा था, दूसरा ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने कहा था, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से क्या होगा, चारों ऑप्शन में से देखिए यहाँ पे आंसर जो है वो बी होगा, भीमराव अंबेडकर। और हम ये भी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर को ही हम लोग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, संविधान के पिता या संविधान के निर्माता भी हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। हु रोट द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर? फ्रीडम फ्रॉम फियर किसने लिखी थी? फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है आपके पास नेल्सन मंडेला, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है प्लेटो, चौथा ऑप्शन है आंग सांग सूकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेल्सन मंडेला, कार्ल मार्क्स, ये सब नाम आप लोगों ने सुने होंगे। अगर आप लोगों ने 9th अच्छी तरीके से हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है तो आप लोगों ने सभी के नाम सुने होंगे। आंग सांग सूकी का भी सुना होगा। और अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश का केस हुआ था, सॉरी म्यांमार का केस जो हुआ था, म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट किया गया था, वहाँ पे आंग सांग सूकी को जेल में भी बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे ये जो बुक है वो आंग सांग सूकी ने ही लिखी है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, विच कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? मिल्क का कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? पहला ऑप्शन है लैक्टोज की वजह से होता है, दूसरा ऑप्शन है एल्ब्यूमिन की वजह से होता है, तीसरा ऑप्शन है कैरोटीन की वजह से होता है और चौथा ऑप्शन है कैसीन की वजह से होता है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है इसके लिए, जल्दी से इसका आंसर सोचो। तो इसका आंसर बच्चों होगा केसिन की वजह से जो मिल्क का कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, अभी मैं बोर्ड पे कुछ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे लिखने के लिए अभी कुछ ज़्यादा है नहीं। जब रीजनिंग के क्वेश्चन बताऊंगा ना तब बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा। और आप लोग इसके आंसर जो है अपनी कॉपी में लिखते भी जाइए। तो इसका आंसर होगा D7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग? नीति आयोग के सभापति कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास श्री नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर राजीव कुमार, तीसरा ऑप्शन है श्री अरुण जेटली और चौथा ऑप्शन है आपके पास श्री उर्जित पटेल। तो मैं आपको बता दूं उर्जित पटेल तो हमारे गवर्नर थे। ठीक है, और अरुण जेटली भी जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह से रिलेटेड थे। श्री नरेंद्र मोदी ही सभापति हैं, यानी कि नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड? ठीक है, किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 और 2007। आपके पास चार ऑप्शन है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोगों को शायद ना पता हो। तो इसका आंसर होगा 2005। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ग्रामीण का मतलब होता है गांव में, गांव के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए एक मिशन शुरू किया गया जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए ये आया हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड, अगर किसी सर्टेन कोड में, एक कोड को अगर हम लोग, जैसे कावेरी है हमारे पास KAVIRE, कावेरी को अगर हम लोग लिखते हैं VAKIRE, तो हम लोग मैसूर को क्या लिखेंगे? ठीक है, मैसूर को क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो, मैंने आप लोगों को जब रीजनिंग की क्लास दी थी तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमें इनके बीच में क्या संबंध है वो हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम लोग संबंध समझ गए तो हम लोग क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो संबंध हमें कैसे समझना, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग। ठीक है, और अगर आप लोगों ने रीजनिंग की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो कावेरी को कैसे लिखा गया। यहाँ पे अगर एक चीज़ ध्यान दो कि KAV, इसको पलट दिया गया, V को उठा के इस पोजीशन पे कर दिया, A वहीं पर है, उसको इस पोजीशन पे कर दिया, इस 3 को बिल्कुल उलट फेर कर दिया और यहाँ पे इस 3 को उलट फेर कर दिया इन्होंने। ठीक है, I की जगह पे E आ गया और E की जगह पे I आ गया। यहाँ पे हम लोग सेम वही चेंज कर देते हैं, S को उठा के यहाँ पे लें, Y अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे M आ जाएगा, E यहाँ पे आ जाएगा, R अपनी जगह पे रहेगा, O यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये कौन सा आंसर है, SYMERO, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रीजनिंग के क्वेश्चन को
करना है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 1 जनवरी ऑफ ईयर 2013 वॉज ट्यूसडे। अगर 1 जनवरी 2013 को अगर ट्यूसडे था तो 2 जनवरी 2015 को कौन सा डे होगा। ठीक है, ये प्रिडिक्शन, इसके लिए एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। वैसे एक आधी क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग चाहते हो कि इसको भी मैं अलग से समझाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर बता दो कि हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस साल, उस तारीख, उस महीने कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। वैसे इसका आंसर होगा फ्राइडे। ठीक है, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया था तो मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर जो है फ्राइडे होगा। इस चीज़ को समझाने के लिए एक क्लास लगेगी। अगर आप लोग चाहते हो कि इसको मैं समझाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर इसको भी समझा दो, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो चैनल में प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ एक प्लेलिस्ट में बना के डाल रखी है मैंने, आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, यूएनओ वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर है बच्चों 1945। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यहाँ पे यूएनओ पूछा, आपसे यूनेस्को के बारे में पूछ सकता है या किसी और चीज़ के बारे में भी पूछ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मैनी आइलैंड। लक्षद्वीप जो है वो कितने ग्रुप का आइलैंड है, यानी कि कितने छोटे छोटे आइलैंड से मिलके वो एक आइलैंड बना है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 22, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा है 32, चौथा ऑप्शन है 36। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों 36, यानी कि लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो 36 छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज फर्स्ट कचरा महोत्सव इन 2018। 2018 में किस राज्य ने कचरा महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि आयोजित किया था। देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2018 का है, तो 2018 तक के ही इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग अपना दिमाग लगाओ कि अगर 2021 में एंट्रेंस होता है तो 2021 के ही वहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे कि अभी तक जो है ये क्या चल रहा है, मई चल रहा है कि अप्रैल तक, अभी या अप्रैल तक अभी जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हीं के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे भी कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको जानने में मिली, उसके बारे में पूछा जा सकता है, वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन वैसे जहाँ तक हालात इस तरीके के लग रहे हैं कि पेपर एंट्रेंस जो है वो शायद ना भी हो, क्योंकि 12th का एग्ज़ाम भी अभी तक नहीं कंडक्ट कराया गया, तो एंट्रेंस पेपर कंडक्ट कराना भी काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है मेरिट बेस पे भी वो लोग बच्चों को सेलेक्ट कर ले। तो आप लोग परेशान मत होना, बस जैसे भी आप लोग तैयारी कर रहे हो धीरे धीरे तैयारी करते रहो। और अगर आप लोगों ने स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लिया है कि मैंने ये स्ट्रीम ले ली है, तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी भी अपनी करते रहो। ठीक है, और अगर केमिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहते हो तो केमिस्ट्री 11th और 12th की मैंने चैनल पे स्टार्ट कर दूंगा। 12th की तो स्टार्ट कर दी, 11th की भी स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों, 4 ऑप्शन है हमारे पास, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब और छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका आंसर जो है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, बोलता है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। देखो कैसे क्वेश्चन है, हम लोग जब डायरेक्शन की बात करते हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। बोलता है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, एक मैन का फेस अगर नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, मान लीजिए किस तरीके से है वो, और अगर वो टर्न करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉक कैसे चलती है, याद रखना, क्लॉक कैसे चलती है, एंटी क्लॉक, उल्टी घड़ी ऐसे चलेगी। ठीक है, सॉरी, उल्टी घड़ी ऐसे चलेगी। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री जाता है। तो देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो होगा वो बिल्कुल 45 डिग्री पे होगा,
तो 45 अगर यहाँ पे आएगा तो बिल्कुल ईस्ट में आ जाएगा, और 45 और जाता है तो इस पोजीशन में, यानी कि साउथ ईस्ट में आ गया वो 90 डिग्री मूव करने के बाद, ये पूरा 90 हो जाएगा। 90 डिग्री मूव करने के बाद वो कितना आ गया, इस पोजीशन पे आ गया ना, साउथ ईस्ट में आ गया। अब बोलता है कि वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाता, 135। तो ध्यान दो यहाँ पे ये 90 है और ये 45, तो कितना हो गया 135। तो अगर यहाँ से 135 जाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी, यानी कि यहाँ से पूरा यहाँ तक जाने में ही तो एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, इसीलिए उल्टा जाएंगे हम लोग, ध्यान रखना। एंटी क्लॉकवाइज बोला ना, जैसे घड़ी उल्टी चलती है तो उल्टा जाएंगे, तो यहाँ पे 135 पे कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्थ पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके के हम लोग को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के आंसर जो है वो करने है, डायरेक्शन प्रॉब्लम थी ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों मिरर का। इस मिरर के क्वेश्चन में हमें पूछा है, अगर हमारे पास LATERAL लैटरल लिखा हुआ है और यहाँ पे सामने मिरर लगा हुआ है, तो जो अब हम लोग मिरर में लिखेंगे तो ये किस तरीके से जो है वो इमेज बनाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, L जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, LAT, ठीक है, E और RAL लेटरल। और अब जब आप आंसर देखोगे तो A और D दोनों के दोनों जो है वो सेम है, यानी कि A और D इसका आंसर जो है वो दोनों सेम है। जब बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जब दो आंसर सही होते हैं या एक भी सही नहीं होता, तो वहाँ पे अगर आप चाहे सही लगाओ चाहे गलत लगाओ, तो जो क्रॉस मार्क है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इस चक्कर में मत रहना कि आंसर गलत ही होगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा सा धोखा हो जाता है। वैसे यहाँ पे आंसर जो दोनों सही है, तो आप दोनों में से अगर किसी पे भी लगा देते तब भी आपको आंसर जो मार्क्स है वो मिलते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक हमारे पास ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिखी हैं, 5, 12, 26, 54, 110, और पूछा यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। ये हमें पता करना है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो देखो इनके बीच में कुछ रिलेशन आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। अगर 5 2 जा 10 करूँ मैं, 5 2 जा 10 और प्लस 2 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 2 जा 24 प्लस 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 26। 26 2 जा 52 और प्लस 2 कितना आ जाएगा, 54। ध्यान देना, ये ट्रिक जो है आपको खुद बनानी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। और यहाँ पे 54 2 जा कितना हो जाएगा, 54 2 जा जल्दी बताओ, 108 प्लस 2 110 आया, 110 2 जा कितना हो जाएगा, 220 प्लस 2, यानी कि 222 जो है इसका आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है कि एग्जामिन द फॉलोइंग 3 फिगर्स इन विच द नंबर्स फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न। यहाँ पे हमें एग्जामिन करना है, पता करना है कि कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्यूब्स बने हुए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो बच्चों 84, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 81, यहाँ पे 18, यहाँ पे 9, यहाँ पे 88, यहाँ पे 11 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि यहाँ पे कितना होगा। जल्दी जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाओ कि क्या आंसर हो सकता है, बाकी तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। देखो अगर आप लोग यहाँ पे क्या करो, 84 को अगर 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 12 7 जा 84, और उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 81 को 9 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 9, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 88 को 11 से डिवाइड करो 8 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सभी 2 से मल्टीप्लाई हो रहे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस तरीके के पैटर्न जो है वो फॉलो होते हैं, ये प्रैक्टिस से आने वाले हैं खाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि अगर किसी घड़ी में 5:30 बजते हैं एट 5:30 आवर्स द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक फॉर्म एन एंगल। देखिए क्या क्वेश्चन में बोला गया, अगर किसी घड़ी में 5:30 बजते हैं, 5:30 बजने का मतलब क्या है, 3 9 6, 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 5 बजने का मतलब क्या, आवर वाली जो सुई होगी वो यहाँ पर आएगी, मिनट वाली सुई जो होगी वो यहाँ पर होगी। अब ये पूछता है कि एंगल कितने डिग्री का होगा, तो देखो ध्यान से समझ लो एंगल किस तरीके से निकालोगे। सबसे सिंपल फंडा, टोटल सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, टोटल 12 हिस्से होते हैं, 12 से डिवाइड करो, 12 3 36 यानी कि 30, यानी कि 1 घंटा जो है वो निकल के आता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे 5 और 6 पे ही तो सुई है ना, तो 5 और 6 पे सुई और इन दोनों के बीच का एंगल हमें चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आंसर आएगा। अगर यही पूछता कि 3:30 बज रहे हैं, अब एंगल कितना होगा, तो अब एंगल होगा, देखो यहाँ पे कहीं पे आएगा 4, 1 2 3, यानी कि कितना हो गया, 3 × 30 = कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ में आई बात, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि हमें एक फिगर दी गई है, इसमें हमसे बोला है, ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है बच्चों, याद है ना टाइप्स, अगर टाइप्स नहीं याद है तो उसकी भी वीडियो जाके देख लेना, मैंने तो टाइप्स भी बता रखे हैं, ठीक है। अगर ये इस तरीके से रिजेंबल करता है तो ये वाला जो है, ये वाला जो है वो किसकी तरह रिजेंबल करेगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला वाला रिजेंबल करेगा, बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखो क्या तरीका क्या लग रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर था, इसके अंदर एक सर्कल था, फिर इसमें क्रॉस जब लगा तो एक सर्कल के अंदर एक सर्कल लाया, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, फिर क्रॉस लगा, तो भाई जब यहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल आया था तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर के अंदर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये डायग्राम कौन सा है आपका, देखो इस तरीके का, सॉरी ये पूरा मैच करेगा यहाँ से इस तरीके से करके, ऐसे करके। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से जो है वो जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। जीएस के क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर के या फिर के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं करा सकता, क्योंकि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की कोई सीमा नहीं है, इसको आपको सेल्फ प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये मैंने बस एक आइडिया दिया। रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को किस तरीके से होंगे, रीजनिंग के बताए जा सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर और जीएस जो है वो असीमित है, उसका भंडार कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको अच्छी तरीके से डीप स्टडी होनी चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करते रहो, बस घबराने की जरूरत नहीं, इतना कठिन पेपर भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।